हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को हम लोग हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर जो है ना वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग 18 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर को हम लोग पढ़ते हैं। वैसे 18 अप्रैल को एक आज बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ध्यान रखना, आप लोग कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर दिवस के नाम से जाना करते हैं। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 1982 के अंदर हुई थी, 1982 के अंदर हुई थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन एंड साइट्स जो है ना, उनके द्वारा दुनिया भर की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संरक्षण उनकी उनको संरक्षण करना, उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूकता देना, ये सब कुछ, मतलब पुरानी इमारतें हैं, कोई स्मारक है, कोई विरासत स्थल है, उनकी सुरक्षा का संरक्षण को बढ़ावा देना, इससे रिलेट करते हैं ये। जैसे 18 अप्रैल को आप लोग जो है ना, एक बात और भी याद रखना कि दुनिया भर के अंदर एक जिम्बाब्वे नाम का देश है, वो भी अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है। तो वैसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे जरूर याद कर लेना आप लोग। अगर आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही तहजीब से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, एक चीज़ों को एकदम डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से एक एक वर्ड के साथ क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप चूक मत जाना, क्लासेस लाइव के साथ साथ रेगुलर देखना अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो। चलिए सर, और ये किताब है आपके लिए हरियाणा जीके का, आप इस किताब को ले सकते हो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, आप इस बुक को ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है अभी हाल ही में। और इनका जो नाम है वो क्या, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका हमारे पास में वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि दीपक पूनिया ने अभी रिसेंटली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? दीपक पूनिया ने अभी रिसेंटली जो है ना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अभी रिसेंटली हुई थी, अम्मान जॉर्डन के अंदर हुई थी। इंडिया ने टोटल उसमें 10 मेडल लिए हैं, दीपक पूनिया ने उसमें सिल्वर मेडल लिया है 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। उदित ने उसमें सिल्वर मेडल लिया है 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। मनीषा बनवाला ने उसमें गोल्ड मेडल लिया है वुमेन्स कैटेगरी में 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और अपने हरियाणा की अंतिम पंघाल है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है इसमें 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। दीपक पूनिया एक भारतीय पहलवान है, हरियाणा के झज्जर जिले के चारा गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग वेट कैटेगरी में ये खेलते हैं। जैसे इस बार इन्होंने 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेला है। पहले जैसे ये 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी कुश्ती में जो है ना खेला करते थे 2019 के टाइम पे, जब इन्होंने चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी पहला स्थान इनको मिला था। और इसके अलावा जो है ना ये आपके अपने भार वर्ग में अलग अलग कैटेगरी में, जैसे इनका पहली तो बात जन्म आपको बता देता हूँ कि 19 मई 1999 को हरियाणा के झज्जर जिले के चारा गांव में हुआ था। फ्री स्टाइल कुश्ती है, 86 है और अब 92 है इस बार का। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, 20 में जीता, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला स्थान लिया था, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2016 के जॉर्जिया कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हुआ है। 2018 के एशियन जूनियर एथलीट्स में गोल्ड जीता हुआ है और इनके कोच का नाम वीरेंद्र कुमार और सतपाल सिंह है। वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1921 के अंदर हुई थी और इसका नाम बदल दिया गया था, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग करके 2014 में बदला गया था। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? निनाद लोलोविक इसके जो ना अध्यक्ष का नाम है। दीपक पूनिया हरियाणा से, रितिका हुड्डा अंतिम पंगाल और मानसी लाटर जो है ना इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि सिल्वर मेडल जीता है रितिका ने, अंतिम ने जीता है ब्रॉन्ज और मानसी ने जीता है इसमें अगेन ब्रॉन्ज जीता है, जो हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पंजीकरण अभियान कब तक चलाया है? टिल विच डेट डिड द हरियाणा गवर्नमेंट कंडक्ट द ई श्रम रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स? तो इनके लिए एक अभियान चलाया है अभी हाल ही में, और ये चलाया 17 अप्रैल साल 2025 तक के लिए। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। जो गिग वर्कर्स होते हैं सर, ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे आप जोमेटो से कुछ सामान मंगवाते हो या अमेजोन से मान लेते हैं कोई सामान मंगवा रहे हो, तो जो भी ये जिनके पास में परमानेंट काम नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं आपने जोमेटो से कोई सामान मंगवाया, तो कोई डिलीवरी आप आई तो वो डिलीवरी देने आ जाएंगे, अदरवाइज तो उनके पास कोई काम नहीं है फिर। तो इस तरीके से समझिएगा, इनके पास में असंगठित काम होता है ये, मतलब कोई प्रॉपर काम नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क बोलते हैं इनको हम लोग। ये प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक बोलते हैं इनको, प्लेटफॉर्म बेस्ड
वर्कर होते हैं और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्टर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर और अदर अन जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनको रजिस्टर करवाने के लिए टाइम पीरियड दिया गया था 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का दिया गया था। श्रम विभाग, हरियाणा सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट जो है ना इनके द्वारा। और ई श्रम पोर्टल बेसिकली है क्या सर? ये भारत सरकार का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको औपचारिक पहचान दिलाना, सामाजिक सुरक्षा देना, ताकि उनको परमानेंट एक मतलब पूरे साल जॉब रहे। अक्सर तुम लोग देखते होंगे कि शहर के किसी मजदूर चौक पे बहुत सारे लोग मजदूर वैसे खड़े रहते हैं, और जब मजदूर खड़े रहते हैं तो आप उनके पास में फिक्स काम नहीं होता। अगर आप उनके अपने घर पे उनको काम करवाने के लिए ले गए 1 दिन 2 दिन के लिए तो ठीक है, उनको काम मिल गया। अगर आप मतलब 2 दिनों के बाद में काम आपका फ्री हो गया और कोई उनको काम करवाने के लिए नहीं लेके गया तो इसका मतलब उनको काम नहीं मिला। तो उनको सबको एक परमानेंट जॉब देने के लिए ये ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है भारत सरकार ने। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है, एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। हरियाणा सरकार 54 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। और तरह तरह के समय समय पे कैंप वगैरह भी आयोजित करवाता है जिससे लोगों को जागरूकता मिल सके। इसके रिगार्डिंग जागरूकता अभियान मिलते हैं प्रिंट मीडिया से, पैम्पलेट से, सोशल मीडिया से। और इनमें सारे कौन कौन से आते हैं? कंपनियों के साथ में ये डायरेक्ट अटैच रखते हैं, जैसे ब्लिंकिट है, स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अर्बन कंपनी है। तो ऐसे कई सारी कंपनियों के साथ में इनको डायरेक्ट अटैच करवाते हैं ताकि इनको जॉब मिल सके। बल्कि इनको तो अभी थोड़े टाइम पहले रजिस्टर्ड जितने भी श्रमिक हैं इनको पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा, पीएम जीवन ज्योति 2 लाख तक का जीवन बीमा, इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक जो फैमिली आपको लाभ मिलता है। जो हर किसी को हरियाणा के अंदर फॉर एग्जांपल जो बीपीएल परिवार है उनको लाभ मिल रहा है, वो लाभ इनको भी मिलता है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 60 साल की उम्र पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है इनकी। तो ये सब कुछ लाभ मिलते हैं अगर कोई जो मजदूर है वो रजिस्टर करवाता है तो। भव्या गुणवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? भव्या गुणवाल को अभी रिसेंटली 2.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। क्यों सम्मानित किया जाएगा सर? इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2024 में गोल्ड मेडल जीता है और भव्या गुणवाल ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता। और इसी करके इनको जो है ना वो हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि हरियाणा स्टेट साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है 22 अप्रैल 2025 को पंचकुला में 2.5 लाख रुपए का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगी। और ये जो प्रतियोगिता थी ये थी इंडिविजुअल कंपटीशन इन बायोलॉजी था वहाँ के अंदर। हरियाणा के नारनौल की रहने वाली है ये। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई सारी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग ले चुकी है ये। और इन्होंने जैसे अब तक जो है ना शिक्षा के दौरान अपनी पढ़ाई के दौरान कई सारे और भी अवार्ड जीते हैं ऐसे साइंस से रिलेटेड ही। और अभी इनका जो ये अवार्ड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अवार्ड है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड जीता है। इसी करके हरियाणा सरकार, हरियाणा का डिपार्टमेंट स्पेशली हरियाणा स्टेट साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल पंचकुला के अंदर। अच्छा, पंचकुला में भी रिसेंटली कैच द रेन अभियान भी तो हुआ था। आपको याद होगा हर बार ये दिल्ली में ही होता है पर दिल्ली से बाहर पहली बार हो रहा है कैच द रेन अभियान। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नरेंद्र कुमार ने माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा कब फहराया है? माउंट अन्नपूर्णा पे जो है ना वो तिरंगा कब फहराया है? तो इसका ठीक आंसर जो है ना हमारे पास में रहेगा 7 अप्रैल को। ठीक है ना, 7 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा पे जो है ना तिरंगा फहराया है। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है। और नरेंद्र कुमार का ऐतिहासिक अभियान था। नरेंद्र कुमार जो है ना मिंगनी खेड़ा गांव हिसार से संबंधित है। और इसके अलावा जो है ना माउंट अन्नपूर्णा पे तिरंगा फहराया है। अभियान की शुरुआत 25 मार्च 2025 को इन्होंने जो है ना की थी। 7 अप्रैल 2025 को 10:30 बजे पहुंचे थे। इसकी ऊंचाई 8,091 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। और इसके अलावा माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ पे सर? ये नेपाल का पार्ट है, ये आपका ध्यान रखना है आपका अन्नपूर्णा। वैसे नेपाल हिमालय की और बहुत सारी चोटियां भी है आपकी। ठीक है ना। कौन कौन सी और चोटियां सर नेपाल में? एक आपकी धौलागिरी आती है, कभी आपने सुना होगा। ठीक है ना, धौलागिरी। धौलागिरी जो है ना ये भी नेपाल की ही है और इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। एक अन्नपूर्णा भी आपकी यहीं की ही है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अन्नपूर्णा तो जो चोटी होगी। इसके अलावा मंशालू चोटी है, मंशालू
मंचालू भी यहीं की है। मंचालू की ऊंचाई कितनी है सर? 8,163 मीटर की ऊंचाई है। गणेश चोटी भी यहीं की है। एक गौरी शंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ भी चुकी है, तो गौरी शंकर, ठीक है ना, गौरी शंकर। गौरी शंकर जो है ना, इसकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं, 7,145 है, 7,145 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक इसके अलावा नेपाल की अंदर ही जो है ना आपकी चोन्यू के नाम से जाना करते हैं, चोन्यू। इसकी ऊंचाई कितनी है सर? इसकी ऊंचाई जो है ना आपकी 8201 मीटर है इसकी ऊंचाई। और नेपाल के अंदर ही आप सबको पता होगा सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट भी तो है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ठीक है ना, इतनी है। एक मकालू भी तो इसी के अंदर ही आती है, नेपाल के अंदर ही है मकालू। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है आपकी। ये सब ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखना आप लोग। ग्रेटर हिमालय, जिसको वृत्त हिमालय भी कहते हो, महान हिमालय भी कहते हो। ऊंचाई पूरे महान हिमालय की लगभग 2,500 किलोमीटर के आसपास आती है और दुनिया भर की सारी ऊंची चोटी इसी की ही है। ये आपका नंगा पर्वत से स्टार्ट होके और नामचा बरवा तक आता है कंप्लीट आपका। और इसकी चौड़ाई मतलब हर जगह सेम नहीं है। जैसे उस ऊपर की तरफ देखो, उत्तराखंड के आसपास देखोगे तो लगभग 400 किलोमीटर आसपास दिखेगी तुम्हें। इधर आप लोग सिक्किम के आसपास आके देखोगे तो इसकी चौड़ाई लगभग तुम्हें 160 किलोमीटर के आसपास की दिखेगी, ठीक है ना। और इसमें सारी की सारी चट्टानें भी, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेनाइट चट्टानें हैं, नीच चट्टानें हैं, जैसे मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह है, ये सब कुछ इसी में दिखेंगे तुम्हें। बड़ा स्लोप वाइज भी है, स्टिप भी इसकी बड़ी तिखी वाली आती है आपकी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है आपको। कभी कभी ऐसे इसके सवाल आपके आते हैं तो आप लोग जरूर बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ग्लेशियर वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यमुना नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, या इसके अलावा हमारी मंदाकिनी हो गई, अलकनंदा हो गई, गौरी गंगा हो गई, ये सारी नदियाँ भी यहीं से निकलती है। इनका अभियान केवल 12 दिन का अभियान था ये वाला, और इनको सम्मानित किया गया है अभी। अन्नपूर्णा मध्य नेपाल का हिस्सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है आपका। लगभग 26,545 फीट की इसकी ऊंचाई है। सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक माना जाता है, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सबसे पहली इस पे सफल चढ़ाई की थी 3 जून 1950 को मॉरिस हॉर्गेज और लुइस लाचेलन फ्रांस के द्वारा इस पे सबसे पहली बार चढ़ाई की गई थी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है अन्न का भंडार, भोजन से भरपूर। हिंदू देवी अन्नपूर्णा से लिया गया ये वाला पर्टिकुलर वर्ड है। दिखने में कुछ कुछ ऐसा है आपका, ये ध्यान रखना। नेपाल के अंदर है, गंडकी जोन में आता है, नदी है एक आपका, उस जोन में आता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है आपका। और आपके लिए मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना कि हमारे भारत के अंदर एक बोमडिल्ला दर्रा है, ठीक है ना, बोमडिल्ला पास है, ये कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य का है? बोमडिल्ला पास किस राज्य का है? लेक पानी जो है ना, ये पास किस राज्य का है? दिफू पास किस राज्य का है? ये बताओ मुझे, क्या इनकी विशेषता है? इवन एक और बता दो मुझे आप लोग, यांग याप ये किस राज्य का है? ये बताओ मुझे। बोमडिला, लेक पानी, दिफू, यांगयाप, ये सारे पासिस हैं, किस राज्य के हैं और इनकी क्या विशेषता है, जरूर बताना आप लोग मुझे। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रख लेना है। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।